सुनीलम, ये आप लोग जो आप लोग कभी कभी आपने प्रतिनिधि रहे हैं, जनता के प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि रहे हैं, इसलिए मैं ये सवाल आप लोगों से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि जैसे आप लोग भी जब जीत के जाते थे, जब सदन में मतलब विधानसभा में बैठे या सदन में, तो क्या आप केवल उसी उसके लिए रहते थे, क्या पूरे स्टेट की भी आपको जिम्मेदारी रहती? डॉक्टर सुनीलम, अनम्यूट कर जी, लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आपने इस विषय के ऊपर चर्चा की। असल में ये विषय चुनाव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इसके पहले जो बात आती है वो ये आती है कि अगर आप सरकारी पार्टी में आप हैं, तो सरकारी पार्टी में अगर आप हैं तो जो है आपको ये कहा जाता है कि भाई विकास तो सरकारी पार्टी के ही कर सकती है, और इसलिए आपको सरकारी पार्टी को ही वोट देना चाहिए और उसी उम्मीदवार को एक एज प्राप्त हो जाती है। ये एक मिथ गढ़ने का काम किया गया है। मुझे लगता है कि उसी तरीके का जो मिथ है वो ये डबल इंजन सरकार का मिथ है। जैसे सरकार का मिथ होता है, ऐसे ही डबल इंजन सरकार का मिथ है। अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए 35 लाख करोड़ का बजट है भारत सरकार का, अब 35 लाख करोड़ का बजट जब है तो उसके अंदर किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना काम होगा या किस राज्य में कितना काम होगा, ये अगर भेदभावपूर्ण नीति ना हो केंद्र सरकार की, तो फिर तो बजट का आवंटन तो बहुत क्लियर कट है। जो जो राज्य को पैसा मिलना है उसका डिवीजन भी बहुत क्लियर है। कोई भी सरकार आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जो है सीधे सीधे ये कहा जाए कि भाई तुम अगर हमारी राज्य सरकार अगर आप नहीं बनाओगे तो हम उस राज्य को पैसा नहीं देंगे, उसको रिसोर्सेज से हम डिप्राइव करके रखने का काम करेंगे, मतलब हम अनैतिक तरीके से वहां के लोगों को सजा देने का काम करेंगे, तो ये जो डबल इंजन की सरकार के अंदर एक बात जो है वो पूरी तरीके से छुपी हुई बात है। वो एक छुपी हुई धमकी है जो मतदाताओं को दी जाती है। अब इसका लाभ कितना मिलता है? सवाल ये है कि जब भी हम इस पूरे देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट की बात करते हैं, किसी भी प्रदेश के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो फिर सवाल ये है, उसमें रिसोर्सेज का सवाल आता है। और वो रिसोर्सेज का सवाल कहीं ना कहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके से जो रिसोर्सेज मिलते हैं उसके साथ में जुड़ा हुआ है। और इसीलिए आपको मालूम है कि जैसे जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं वो बार बार जो है स्पेशल पैकेज की बात करते हैं, और तमाम सारा, तो एक इसके ऊपर कई बार चुनाव भी लड़े गए हैं इस देश के अंदर जो है। बीच में एक बार नीतीश कुमार जी ने भी चुनाव लड़ने का काम किया था कि भाई स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, और प्रधानमंत्री ने भी स्पेशल पैकेज की घोषणा चुनाव के दौरान ही करने का काम कर दिया था। तो मेरा कहना ये है कि ये डबल इंजन की सरकार का जो वाला मामला है ये एक मिथ है, और ये एक किस्म की आकांक्षा है। वो आकांक्षा ये है कि इस देश के अंदर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। इस देश के अंदर वन पार्टी सिस्टम को चलाने की बात है। जैसे इस समय जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि भाई हम तो पूरा विपक्ष मुक्त कर देंगे, पहले कांग्रेस मुक्त कह रहे थे, अब विपक्ष मुक्त करने की तरफ वो बढ़ रहे हैं। मतलब अपना इस देश के अंदर मोनोपोली कायम करने का काम करेंगे। लेकिन जो जवाब है, मतलब चाहे महंगाई के सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, या ये सवाल हो कि लिटरेसी रेट कितना है, या स्वास्थ्य की सेवाओं का सवाल हो, उस सब का इससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। जो जिन स्टेट्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन स्टेट्स के अंदर कौन सी अलग किसानों के लिए पॉलिसी है ना? पॉलिसी तो जो है स्टेट को अपनी बनाने का अधिकार है। कृषि जो है राज्य का क्षेत्र है, उसके अंदर कौन सा एडिशनल बेनिफिट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी अगर आप डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करोगे? तो जीरो, उसमें कुछ भी नहीं है। नहीं तो जो है भारतीय जनता पार्टी जिन जगहों पर डबल इंजन की सरकार है उसको क्या क्या लाभ मिल गया है, वहां के किसानों को, वहां के मजदूरों को, वहां के आदिवासियों को, वहां की महिलाओं को, वहां के नागरिकों को, वो उसे बताना चाहिए। तो वो बताने की स्थिति के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल एक तरीके की शगुफेबाजी है, ये जुमला है, लेकिन उसका असर जरूर पड़ता है। ये मैं कहूंगा कि जैसे हमने चुनाव के अंदर देखा है, इस बात का भी असर पड़ता है कि भाई आप ऐसे आदमी को, ऐसी पार्टी के कैंडिडेट को आप
वोट दो जो सरकार बनाने वाला हो या सरकार बनाने वाली पार्टी हो, और अगर ऐसा होगा तो आपके क्षेत्र का विकास हो पाएगा। और इस मिथ में, इस प्रोपोगंडा में वोटर जो है वो फंसता है। ये मेरा खुद का अपना अनुभव है, और आज तक की जितनी पॉलिटिक्स मैंने देखी है पिछले 40-45 सालों के अंदर, उसका भी मेरा ये अनुभव है। लेकिन इसमें एक खोखली बाजी बात है, इसमें कोई दम नहीं है। जी डॉक्टर सुनील, हम एक छोटा सा, हमारे प्रमोद जिंदल जी एक हमारे दर्शक हैं, उनका है कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी भाषणों में डबल इंजन की सरकार बोलते हैं तो लगता है मतदाताओं को धमकी दे रहे हैं कि यदि केंद्र में सत्ताधारी दल के अलावा कोई सरकार चुनी तो केंद्र से वांछित सहयोग नहीं मिलेगा। बहुत संक्षिप्त टिप्पणी। नहीं, मैंने तो ये वाली बात खुद ही कही। मैंने कहा कि इसके अंदर ये इनहेरेंट है कि आप जो है धमकाने का काम कर रहे हैं मतदाताओं को, कि अगर हुआ तो नहीं मिलेगा। और उन्होंने जिस तरीके से दिल्ली के साथ में किया है, वो उससे पता भी चलता है कि वो किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते हैं। लेकिन ये मामला एकदम अलग है। ये मामला सीधा सीधा ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर चोट करने का काम कर रही है। वो बात अलग है। इस समय देश के अंदर जो अपोजिशन है या जो एक स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो एक समय में जैसे पंजाब के लोगों ने, या एक समय में कश्मीर के लोगों ने, या कई बार नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने फेडरलिज्म के सवाल को महत्वपूर्ण सवाल बना करके, या एक बार तो बीच में जो है उन्होंने नायडू जो है उन्होंने उठाने का काम किया था। वो उस तरीके से मुद्दा नहीं बन रहा है। लेकिन ये देश की एकता अखंडता के हिसाब से भी ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मैं पूरी बात तरीके से सहमत हूँ। डबल इंजन की सरकार की जब आप बात करें कि भाई अगर बनेगी तो ये होगा, और इसका मतलब ये है, उसमें इनहेरेंट है कि नहीं बनेगी तो क्या होगा, है ना, ये धमकाने की बात है। मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ जो आपके जिन्होंने लिखा है ये टिप्पणी। जी डॉक्टर सुनील, मैं एक बहुत स्पेसिफिक सी चीज आपसे पूछ रहा हूँ। क्या अब जो हमारा लोकतंत्र है, इसका सबसे बड़ा काम यही चुनाव जीतना है या सरकार बनाना है, या लोकतंत्र का, या जो संविधान का मूल मंत्र था कि एक अच्छी व्यवस्था मिलेगी, समाज के जो पिछड़े लोग हैं उनका कुछ वो होगा, कि अब केवल रह गया है जो एक नए, हम जो नए जनरेशन के लोग हैं उनको लगता है केवल चुनाव जीतना, अगर सरकार नहीं बन रही है तो कैसे हमारी अपनी सरकार बनाना। डॉक्टर सुनील, क्योंकि ये डबल इंजन से ही ये सब बातें निकल रही हैं। जी आनंद वर्धन जी, असल में पहले तो मैं थोड़ा सा आज की 3 घटनाओं के ऊपर केवल उल्लेख करना चाहता हूँ। एक मैं ये देख रहा था, आज हिसार में किसानों के ऊपर जो है लाठीचार्ज हुआ। उसमें धर्मपाल सिंह करके किसान जो है, एक उनकी मौत हो गई, शहीद हो गए। अब ये डबल इंजन की सरकार है। आज मध्य प्रदेश में गुना के अंदर राम प्यारी करके आदिवासी महिला जो अपनी जमीन जोतने गई थी, उसको जिंदा जला दिया गया था, उसकी मौत हो गई। आज ही जो है वो जो एक आया है नीतीश जी के गृह जिले नालंदा से आया है कि अपने ठेले के ऊपर अपने को लेके जा रहे हैं इलाज के लिए, उसकी मौत हो गई। अब सवाल ये है कि ये जो डबल इंजन की सरकार का जो लोग दावा करते हैं, वो लोग क्या इसको ओन करने का काम करेंगे? जिस तरीके की स्थितियां इन राज्यों के अंदर हैं, मैंने 3 घटनाएं बताई, उसको ओन करने का काम करेंगे? वो ओन करने का काम केंद्र सरकार किसी भी राज्य की घटना को जो अप्रिय है वो करने वाली नहीं है। मतलब कोई भी जो उसका श्रेय तो लेना चाहते हैं कि जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो हमारा है, लेकिन जो कुछ भी बुरा हो रहा है डबल इंजन के सरकार के बावजूद उसकी जिम्मेदारी वो राज्य के ऊपर सौंप देते हैं। खैर, अब आपने जो बात कहा कि पूरी पॉलिटिक्स जो है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तक ही सीमित रह गई है, और ये आज से नहीं हुआ, आजादी के बाद से लगातार हो गया। और ये इस तरीके से हो गया कि पॉलिटिक्स के अंदर जो है, और अगर वो एमएलए एमपी नहीं बना है और वो जिंदगी भर उसने अगर पार्टी की सेवा करने का काम किया है, तो उसका कोई भी हैसियत या कोई भी सम्मान या उसका जो भी वजूद होता है राजनीति के अंदर वो नहीं है। कितनी बार एमएलए और एमपी बने, उससे आपका राजनीतिक वजूद किसी पार्टी के अंदर भी तय होता है। और पार्टी जो है वो हर समय इलेक्शन मोड के अंदर ही उसको रहना पड़ता है। मतलब ये है कि ये चुनाव की विवशता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर कैसे ना कैसे चुनाव चलते ही रहते हैं। और इसलिए यहाँ पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को एक ये बड़ा एज मिल जाता है,
क्योंकि उसके पास में इलेक्शन की जो मशीनरी है वो इतनी ओवरऑल्ड है और उसका इतना सेपरेट काम इस तरीके से चलता है कि वो 24 घंटे चुनाव के लिए वो 365 दिन किसी भी स्तर के चुनाव के लिए वो तैयार रहती है। अब इसका मामला पूरा रिसोर्सेस के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि अडानी अंबानी है, उनका अपना पैसा है और इसलिए वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब मैं अभी आज जो है मतलब मैं कल मुल्ताई के अंदर था, तो मैं ये देख रहा था कि पंचायतों के अंदर मैंने सब कार्यकर्ताओं से जब बात करके जाना तो ये पता चला कि मिनिमम 5 से 15 लाख रुपए तक एक गांव के सरपंच के अंदर, सरपंची के चुनाव के अंदर पैसा खर्चा हुआ। मैं ये देख रहा हूं कि जनपद के अंदर अब जब अध्यक्ष बनने की बात आ रही है तो एक एक सदस्य के ऊपर जो है 10-10 लाख रुपया लगाया जा रहा है। अकेले बैतूल के अंदर एक जिला पंचायत सदस्य के ऊपर 25 लाख रुपया और एक स्कॉर्पियो गाड़ी। ये है लेवल इस चुनाव के अंदर पैसे का, भूमिका, उसी से सब कुछ तय हो रहा है। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स को अगर आप देख लीजिए कि भाई पूरा जो पैसा आ रहा है उसमें से 80-90% जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स जो है सीधे भाजपा के पास में जा रहे हैं और इसलिए भाजपा चुनाव लड़ पा रही है। और इसीलिए जो है ऑपोजिशन के सामने एक दिक्कत ये भी रिसोर्सेस का भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो भी नजदीक आता है, ऑपोजिशन पार्टीज के नजदीक आता है या जो लोग आंदोलनकारियों के नजदीक आते हैं, उस सबको विक्टिमाइज करने का काम पूरी तरीके से चलता है। और ये विक्टिमाइजेशन अभी तक ऐसा था कि एक स्टेट लेवल पे चलता था, अब इसके अंदर सेंट्रल एजेंसीज पूरी तरीके से मिल गई हैं। रादर ये कहा जाए कि फैसिलिटेट करने की भूमिका के अंदर है। अभी जो आपने देखा, अगर जो महाराष्ट्र के अंदर जो भी पूरा खेल हुआ वो ईडी के दबाव से हुआ, उसकी ब्लैकमेलिंग से हुआ, तो वो अब सरकार को बदलने की स्थिति में कहीं पर आ गए हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि कितने समय तक अब और जो बची खुची सरकारें हैं विपक्ष की वो कितने समय तक रहेंगी। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं जो अन्य वक्ताओं ने कहा कि कोई यूनिफॉर्मिटी, जिसको भी लगता है कि वो पूरे देश में डबल इंजन की सरकार ले आएगा, वो इतिहास से कुछ सीखने को तैयार नहीं है और उसे ये मालूम नहीं है कि दुनिया के अंदर जिस तरीके की तानाशाही वो लादने की कोशिश कर रहे हैं, तो दुनिया के बड़े बड़े तानाशाह जो है वो नहीं टिक पाए। तो ये जो तानाशाही है जो इस समय भारत के अंदर हमें दिखलाई पड़ रही है, केंद्र के अंदर जो काबिज है वो भी टिक पाने वाली नहीं है। तो डबल इंजन की सरकार जो है जुमले के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है, उसका डराने धमकाने के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। और मनोज सिंह जी की बात से मैं बहुत बढ़िया ढंग से मैं सहमत हूं कि ये मामला केंद्र का डबल इंजन अकेले का नहीं है, ट्रिपल इंजन नहीं है, 4 इंजन है, क्योंकि 4 ये कहा जाए 5 इंजन है, क्योंकि मामला जो है केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का है, जिला पंचायत का है, उसके बाद में जनपद का है और उसके बाद में ग्राम पंचायत का है। तो ये 5 इंजन की सरकार की बात इस समय है और भारतीय जनता पार्टी पांचों जगह पर अपने लोग बिठाना चाहती है। और अगर सीधे से नहीं बैठ पाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा था कि लोकल इलेक्शंस के अंदर जो मैक्सिमम 3,500 से ज्यादा लोग जो जीते थे उस समय सपा के जीते थे, लेकिन उसके बाद में जब मुखिया बने, जब उसके जिला पंचायत के जब अध्यक्ष बने, तो उसके अंदर 80-90% जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बन गए। मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहता हूं कि असल में ये पूरा मामला करप्शन के साथ में जुड़ा हुआ है। ये मामला करप्शन के साथ में, क्योंकि हमने तमाम सारे सरपंच और जनपद और जिला पंचायत जिता करके देख लिए, आखिरी में जाकर के वो सरकारी पार्टी चाहे वो जो भी हो उसके साथ जुड़ जाते हैं। जिसे 7 सिस्टर्स कहते हैं और नॉर्थ ईस्ट की जो पार्टियां हैं, आखिरी में जाकर के सरकार वहीं पर उसी की बनती है जो उनके साथ में दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में जो एलआई रहता है। तो उसके अंदर एक भ्रष्टाचार की भूमिका बहुत बड़ी है, मतलब जो फंड्स हैं उसके बंटवारे की भूमिका बहुत बड़ी है। तो मतलब ये जो कहा जाता है कि भाई एक भ्रष्टाचार को ढकने का एक अच्छा तरीका मिल जाता है और इसलिए कहीं से भी आदमी जीत करके जाता है, वो सरकारी पार्टी के अंदर जो है ये जो नीचे वाले इंजन है, चाहे वो मतलब सरपंच वाला हो, हमारे यहाँ पर जिसे दूसरी जगह मुखिया बोलते हैं, सरपंच हो, चाहे वो जनपद का अध्यक्ष हो, चाहे वो जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, चुन करके कहीं से भी आ जाए, किसी भी पार्टी से आ जाए, आखिरी में जाकर के वो सत्ता के साथ में, सरकार के साथ में डबल इंजन जो है उसके साथ में और 3 इंजन लगाने का काम कर लेता है, क्योंकि उससे लगता है कि इससे उसे संरक्षण मिलेगा और वो आबाद तरीके से भ्रष्टाचार वो कर पाएगा। तो ये पूरा लूट तंत्र के अंदर जो है
ये पांचों इंजन जो है वो एक शामिल हो गए हैं, ये बात एकदम स्पष्ट तौर पर दिखलाई पड़ती है। तो एक किस्म की गिरोहबंदी है जो इस समय देश के अंदर चल रही है, जो बहुत दुखद है। जो बात कही थी हमारे साथी ने कि हम लोग तो चौखंबा राज वाले लोग हैं, हम लोग तो डिसेंट्रलाइजेशन वाले लोग हैं, लेकिन इस देश के अंदर पूरी पॉलिटिक्स को सेंट्रलाइज करके ही चलाने की कोशिश है। और हो सकता है आने वाले समय में हमारे को संसदीय लोकतंत्र का खात्मा और राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रपति प्रणाली और पद्धति जो है वो आपको उभरती हुई दिखे। जी जी। मैं